हेलो दोस्तों, सो आज हमारा 19th लेक्चर है और इस 19th लेक्चर का टॉपिक नेम है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 4 काइनेमेटिक्स है और इस चैप्टर 4 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन के सीरीज़ में ये हमारा लास्ट टॉपिक है और हमारा टॉपिक नेम है मैं लिख देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन on an inclined plane। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली ये टॉपिक क्या है। तो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स मैंने कराया था और आपने किया भी होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस, और फिर हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी देखा था। तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है सपोज, और उस इंक्लाइन प्लेन पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। ठीक है, तो उस केस में अब आपको कैलकुलेट करना होगा रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट वगैरह। तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसी को हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक इंक्लाइन प्लेन बना देता हूँ। मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया। ठीक है, और सपोज इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल सपोज अल्फा है। ठीक है, अब ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया। इंक्लाइन प्लेन जिसको कि हम वेज भी बोलते हैं, ये किसी एंगल पे, मतलब ये हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं। ठीक है, इस साइड से फ्रंट मीन दिस साइड। सपोज ये एक्चुअली ये ऐसा फ्लैट होता है, एक आप वेज आप देखोगे, मतलब आपको यदि मैं बताऊँ तो सपोज आपने देखा होगा कि ट्रेन्स जब स्टेशन की प्लेटफॉर्म जब ख़त्म होती है तो लास्ट में कुछ ऐसा सा बना होता है, तो उसी तरह के इसी को बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। या फिर आपने डैम वगैरह में देखा होगा कि डैम को भी ऐसे कुछ इंक्लाइन तरीके से, स्लोप तरीके से एक तरह से दीवार को बनाया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, मैंने यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया किसी एंगल पे थीटा। अब ये एंगल थीटा या तो आपसे हॉरिजॉन्टल से दिया होगा या फिर आप इंक्लाइन प्लेन से ले लो थीटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बस ये ध्यान रखना है कि अब इससे रिलेटेड फार्मूलाज आपको बुक्स में मिलेंगे, उसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मैं ऐसे अभी ट्रिक बता रहा हूँ बस उसको आप ध्यान रखो, तो आप क्वेश्चंस बिना फार्मूला याद किए भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने u वेलोसिटी से फेंका और मैंने ये एंगल ही सपोज थीटा मैंने ले लिया, इंक्लाइन प्लेन से मैंने एंगल थीटा ले लिया। ठीक है, मेरे को याद है जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी की, तो ये टॉपिक्स मेरे को डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज हमें टीचर्स लोगों ने दे दिया था और बोल दिया था कि फार्मूला को आप याद रख लो, और तो प्रॉब्लम्स होती थी क्वेश्चन करने में। लेकिन अब धीरे धीरे ग्रेजुअल मैंने बुक्स वगैरह पढ़ा और फिर एप्लीकेशंस वगैरह इसका देखा, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स और थोड़ी क्लियर हुई, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगा, तो ताकि इस क्वेश्चन को मतलब विद इन लाइक मिनट्स आप सॉल्व कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स आप बोल सकते हो, मतलब विद इन 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड कोई क्वेश्चन यदि इस पे बेस्ड है इंक्लाइन प्लेन पे, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो बस एक ट्रिक इन्वॉल्व होता है, तो मैं ट्रिक आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने एक्स और वाई एक्सिस, आप ध्यान से नोटिस किया होगा आपने, तो मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये मैंने अलॉन्ग द इंक्लाइन मैंने ले लिया। ठीक है, तो मैंने पैरेलल टू द इंक्लाइन एक्स एक्सिस ले लिया और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाई एक्सिस ले लिया। और ट्रिक यही है कि आपको एक्सिस चेंज कर देना है और तब इसको आपको ट्राई टू सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। मैं इसका यदि पाथ बना दूं तो ये कुछ इस तरह से फॉलो करेगा। मैं और थोड़ा कुछ, ये सिमेट्रिक फॉलो नहीं करता है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये इंक्लाइन प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। एक्चुअली इंक्लाइन प्लेन बस एक्चुअली ये जा रहा था ऐसे, इंक्लाइन प्लेन बस ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, ऐसे जा रहा था, ये थीटा प्लस अल्फा एंगल पे फेंका गया और ग्राउंड से सपोज, तो आपने बस इंक्लाइन प्लेन लाके उसके मोशन को आपने रिस्ट्रिक्ट एक तरह से कर दिया। ठीक है, तो आपको इसी तरह से कुछ समझना है कि आपने मोशन को बस रिस्ट्रिक्ट किया है किसी एक पॉइंट पे
अपने यहाँ पे रोक दिया है, बॉडी को स्ट्राइक करवा दिया है इंक्लाइन प्लेन से। तो इस केस में आपको हाइट निकालनी है। तो आपको हाइट ये है हमारा एच मैक्स, मतलब हाइट आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, आपको इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में एच मैक्स निकालना है। और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, मतलब ये कितना टाइम लगा इसको इंक्लाइन प्लेन पे टकराने के लिए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट और हमारा टर्म है एक रेंज। सो ये डिस्टेंस, ये हमारा रेंज है, ठीक है। अब ये तीनों आपको कैलकुलेट करना है। मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने नॉर्मल इक्वेशंस में मोशन पढ़ा है बस उसी की मदद से आपको बनाना है। जैसे मैंने बताया था लेक्चर नंबर आई थिंक 15 में, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं बिना कोई नया फॉर्मूला याद किए। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ भी अपनाएंगे, ठीक है। बस आपको एक चेंज यहाँ हमने किया, हमने बस एक्सिस अपना जो नॉर्मल एक्स और वाई एक्सिस होता है उसको हमने बस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कर दिया, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये तीन वैल्यूज़, तीन पैरामीटर्स हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कंपोनेंट कर लेंगे। हमारी जो वेलोसिटी है u को, अब हम कंपोनेंट x और y के डायरेक्शन में ही करेंगे। तो इस कलर से बना देता हूँ। तो हमने ये कंपोनेंट ले लिया u cos थीटा और ये हमारा u sin थीटा है, ठीक है। तो हमने ये कंपोनेंट ले लिया। अब यहाँ ध्यान से आप देखोगे हमारी ग्रेविटी जो लग रही है, मैं ग्रेविटी कहती है डायग्राम बनाऊँ तो ग्रेविटी डाउनवर्ड जी डायरेक्शन, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब इस ग्रेविटी का हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, क्योंकि अब एक्सेलरेशन एक तरह से, तो हमारे एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है और वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड कंपोनेंट है। तो हमें इस ग्रेविटी का कंपोनेंट करना होगा। तो आप इस पर परपेंडिकुलर आप खींचोगे तो ग्रेविटी की ये दो कंपोनेंट आएगी। यदि आपको वेक्टर्स में मैंने बताया था किसी भी वेक्टर का ग्रेविटी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और ये अल्फ़ा है, तो आप मैथमेटिकल तरीके से इसको भी अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हो। यदि कुछ आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बोलना, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। तो हमारा ग्रेविटी का कंपोनेंट हो गया g cos अल्फ़ा और यहाँ g sin अल्फ़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक तरह से अब हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि हमने बॉडी को फेंक दिया हॉरिजॉन्टली। आप 1 मिनट इसको एज्यूम कर लो कि मतलब रोटेट करके कि हॉरिजॉन्टली है सब कुछ। तो आपने हॉरिजॉन्टल किस स्पीड से फेंका, u cos थीटा से फेंक दिया और वर्टिकल आपने u sin थीटा से फेंक दिया, ठीक है। और साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में जो ग्रेविटी है वो g नहीं है, अब हमारी g cos अल्फ़ा है वर्टिकल डायरेक्शन में। और हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी पहले हम एक्सेलरेशन नहीं लेते थे, अब एक्सेलरेशन हम लेंगे जो कि g sin अल्फ़ा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और हमारी ग्रेविटी ये भी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो ये हमारा ax है और g cos अल्फ़ा हमारा ay है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल कंडीशन होता है कि हमारी y 0 हो जाएगी तो वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम y कैलकुलेट कर लेते हैं, y हमारी y डिस्टेंस। सो y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो u हमारा u sin थीटा हो गया एंड इंटू टी। सपोज t टाइम पे हम एक जनरल t टाइम पे हम y निकाल रहे हैं, ठीक है। तो u sin थीटा इंटू टी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू हमारा ग्रेविटी डाउनवर्ड में g cos अल्फ़ा है, तो g cos अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। तो हमारा ये y आ गया। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आसान है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का कंडीशन क्या होगा, जब y हमारी 0 हो जाएगी तो हम इस y को 0 कर देंगे। सो 0 इक्वल्स टू ये पूरा टर्म, तो इस पूरे टर्म से मैं t को कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारे पास आ गया u sin थीटा माइनस g cos अल्फ़ा t/2। अब ये क्वांटिटी 0 है तो हमारे y 0, एक तो t इक्वल्स टू 0 पे है हमारा y, और दूसरा आप इस इक्वेशन को 0 कर दोगे, इस क्वांटिटी को भी 0 इक्वेट कर दोगे, तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी t इक्वल्स टू, आप इक्वेट कर दो इसको। सो 2u sin थीटा डिवाइड बाई g cos अल्फ़ा। देखो कितना सिंपल है, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया।
इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप विद इन सेकेंड्स आप ये इक्वेशन लिख सकते हो y की कॉम्पोनेंट लेके, और क्विकली इस y को 0 कर दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। बस यही आपको समझना है और याद रखना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइंड प्लेन। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें रेंज निकालना है। तो चलिए रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, मैंने बताया था स्पीड इनटू टाइम, मगर यहाँ स्पीड इनटू टाइम नहीं करेंगे क्योंकि अब इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो हम ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। तो हमारे u क्या है इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में u cos थीटा है। सो u cos थीटा इंटू टी माइनस, जो कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन, सो माइनस g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रेंज के आगे आप t की वैल्यू क्या डालोगे, t की वैल्यू तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डालोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा। तो t की वैल्यू आप डाल दो जो आपने निकाला है। तो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g cos अल्फ़ा माइनस, थोड़ा सा बड़ा ये देखने में लग रहा है बस, और ऑब्वियसली लगेगा, आप इसको याद करने की कोशिश मत करना। 2u साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, मतलब रेंज का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मगर कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं कर ही देता हूँ। तो मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा माइनस, अब यह 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, सो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फ़ा बाई, आप यहाँ आ जाएगा 2g स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये g स्क्वायर आ गया, और g यहाँ भी हमारे पास g साइन अल्फ़ा है, तो ये g कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए कुछ कैंसिल्स कर देते हैं। ये g हमारा कैंसिल हो गया, और हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारा आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फ़ा बाई जी, ठीक है। अब चलो इसमें कुछ कॉमन ले लेते हो आप। कॉमन आप लोगे 2u स्क्वायर, आप कॉमन ले सकते हो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, और g को भी आप कॉमन ले सकते हो। तो क्या आ गया आपका ब्रैकेट में 2 स्क्वायर साइन थीटा बाई जी मैंने कॉमन ले लिया, तो आपका कॉस थीटा बाई कॉस अल्फ़ा माइनस, यहाँ से भी आप कॉमन ले लो, तो यहाँ आपका साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा ये आ गया। अब चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दो, तो ये 2 स्क्वायर साइन थीटा, में ये डेरिवेशन वगैरह मतलब आप समझ लो मेथड, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं दे रहा हूँ क्योंकि बुक्स में आपको मिल जाएंगे, इसीलिए कॉस थीटा माइनस, आप ध्यान से देखो तो ये हमारा साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। अब इसमें आप चाहो तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को आप 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हो, और इसको भी आप साइन 90 कर सकते हो, और साइन a प्लस बी वगैरह का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ये रेंज आ गया। अब देख सकते हो ये कितना बड़ा फॉर्मूला है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मगर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, सो चलिए फिर ये हमारा रेंज हो गया। तो रेंज का आपने मेथड जान लिया कि रेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा, और रेंज हो गया। बस ये चूँकि वेरिएबल में है तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मगर जब मैं क्वेश्चंस दूंगा तो विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारा रेंज हो गया। अब हमारा लास्ट है हाइट। हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट की कंडीशन आप देख लो, कंडीशन हाइट की क्या होगी। आप इस डायग्राम में देखोगे तो हमारी हाइट हमारा मैक्सिमम होगा जब हमारी वी जो है, जो हमारी वी 0 हो जाएगी। तो ये हमारी कंडीशन हाइट की है। सो व्हेन वी इक्वल्स टू 0, व्हेन वी इक्वल्स टू 0, दैट्स द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो आपको ये बस कंडीशन ध्यान रखना है
कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो चलो अब Vy निकालते हैं। Vy एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप कैसे निकालोगे? वर्टिकल वाई वेलोसिटी, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो हमारे u स्पीड है u साइन थीटा माइनस जी टी। सो g वर्टिकल है कॉम्पोनेंट g कॉस अल्फा इंटू टी। तो इससे क्या आ जाएगा, इसको आप जीरो कर दो तो आपकी t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू आपकी आ जाएगी u साइन थीटा डिवाइड बाई g कॉस अल्फा। अब देख सकते हो इस टाइम के बाद क्या होगा, बॉडी की हाइट मैक्सिमम होगी। अब y में आप ये टाइम सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एच मैक्स की वैल्यू। तो एच मैक्स आप क्या करोगे, एच मैक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एक तरह से y में आप डाल रहे हो तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब ये t वैल्यू आप यहाँ से इसके अंदर डाल दो। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो थीटा वगैरह की वैल्यू दी होगी तो क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये चूँकि वेरिएबल में है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो आपने सब्स्टिट्यूट किया u साइन थीटा u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा माइनस हाफ इंटू जी कॉस अल्फ़ा इंटू u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर। अब इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर दो, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप इसको लिख सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा माइनस इसको लिख सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ जी कॉस अल्फ़ा यहाँ है और जी कॉस अल्फ़ा यहाँ भी है तो ये जी कैंसिल हो जाएगा। मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ तो आपका आ जाएगा डिवाइड बाई 2g कॉस अल्फ़ा। बढ़िया है, ये तो थोड़ा सिंपल आ गया। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फ़ा। ये आपका, चाहो तो आप इसको h मैक्स लिख सकते हो। इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा बिना किसी फार्मूला के। मतलब आप नॉर्मल फंडामेंटल फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम इन सबको सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब देखो प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, ये हमारा था इंक्लाइन प्लेन गोइंग अप द इंक्लाइन प्लेन। क्वेश्चन हमारा आ सकता है गोइंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ऑल्सो सेम लॉजिक ऐसे ही आपको लगाना है और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन मैं लेता हूँ। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ट्राई करो। ठीक है, हमारे पास पूछा एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, उसका 30 डिग्री एंगल है और हमने 30 डिग्री पे फेंका भी ऑब्जेक्ट को। इंक्लाइन प्लेन से एंगल, इंक्लाइन प्लेन से एंगल हमने मेज़र किया 30 डिग्री। सो दोनों टोटल 30 + 30 टोटल हमारा 60 डिग्री एंगल हमने ग्राउंड से ले लिया। और आपसे पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको टाइम निकालना है जब हमारी इसकी वेलोसिटी जो है वो पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए इसको मैं सबसे पहले डायग्राम ये ड्रॉ कर देता हूँ और हमने बॉडी को भी फेंक दिया। अब देखो इसकी ये कुछ इस तरह से जाएगा और इसकी वेलोसिटी पैरेलल होगी यहाँ पे। ठीक है, तो पैरेलल मतलब ये जो एंगल बनाएगा इस समय हॉरिजॉन्टल से, ये कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि 30 डिग्री जब हॉरिजॉन्टल से बनाएगा तो उसी केस में ये पैरेलल इंक्लाइन प्लेन से हो जाएगा। तो आप इसमें तो अब बिना उसके मेथड के भी नॉर्मल मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब आपको इंक्लाइन प्लेन का आपको कॉन्सेप्ट भी यूज़ नहीं करना है, मतलब एक्सिस भी आई थिंक चेंज बिना किए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ओके, अब ये इसकी एंगल अब 30 डिग्री हो जाएगी। तो अब क्या करोगे, इस समय
इसकी आप कोई वेलोसिटी v एज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा हमारा, v cos 30 होगा इस समय। अब ये v cos 30, ये v cos 30 किसके बराबर होगा, जो ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके बराबर होगा। तो ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रही है ग्राउंड के फ्रेम में, मतलब ग्राउंड डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसकी ओरिजिनल स्पीड 10 cos 60 थी, तो बस उसको आपको 10 cos 60 से इक्वेट कर देना है एंड दैट्स इट, आपको v आ गया। तो v निकाल लेते हैं हम। सो v हमारा आ गया 10 cos, अरे मेरे को यहाँ पे cos 60 लिखना था, एक मिनट, ये हमारा cos 60 है, ठीक है। तो मैं यहाँ 10 cos 60 बाई 10 cos 30 लिख देता हूँ। तो 10 cos 60 बाई 10 cos 30, तो cos 60 1/2 होता है और cos 30 √3/2 होता है। तो हमारा ये 10/√3 आ गया मीटर पर सेकेंड। ये इसकी यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। तो आप देख लो टाइम, आपकी इसकी वर्टिकल कंपोनेंट भी आप निकाल सकते हो। देख लो मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल x और y एक्सिस के, ये मैं x माना है और ये हमने y। नॉर्मल मैं इंक्लाइन मोशन इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हो या नहीं। मैंने इंक्लाइन प्लेन में क्यों x और y एक्सिस मैंने बताया था, ताकि तब उससे प्रॉब्लम्स आसान हो जाता है इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स को, मतलब इसमें जब ऐसे ही आसान हो रहा है तो मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखो आप, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इस समय क्या होगी, v sin 30 होगी। तो ये हमारा v sin 30 होगी और हमने v कैलकुलेट कर लिया है। तो v sin 30 हमारा 5√3 हो जाएगा। तो ठीक, अब देखो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वर्टिकल स्पीड क्या थी इसकी, इनिशियल वर्टिकल स्पीड थी इसकी स्टार्टिंग में 10 sin 60। तो ये हमारा 10 sin 60 थी। और जब हमसे ये t = 0 पे पूछा गया और t = t है जो हमें निकालना है, उस समय इसकी स्पीड थी v sin 30। सो 10/√3 sin 30, मैं sin 30 लिख देता हूँ, sin 30। अब यहाँ से ये इसकी v थी, अब v = u + 80 आप यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हो। तो सिंपल v = u + 80, तो v हमारा 10/√3 × 1/2 = u + 80। सो u हमारा 10 sin 60 हो जाएगा 5√3 माइनस 10 × t, दैट्स इट। अब ये हमारा 5/√3 आ गया। सो 10t = इधर मैं ले लेता हूँ, सो 5√3 माइनस 5/√3। अब इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो और आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई। सो t = 5/10 आप कॉमन ले लो। सो √3 माइनस 1/√3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2, √3 × √3 = 3 माइनस 1/√3। सो ये हमारा 2 हो गया और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा टाइम की वैल्यू आ गई 1/√3 सेकेंड, ठीक है। आपने देखा कि क्वेश्चन को मैंने कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया है, मतलब मैंने कोई भी नया फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो वैसे ही हम सारे प्रॉब्लम्स को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हम तभी याद करेंगे जब वो एक्सट्रीमली नेसेसरी हो। ऑलरेडी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, बहुत सारा फार्मूलाज, मतलब बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फार्मूलाज के साथ साथ बहुत सारे टर्म्स वगैरह आपको ये रटना पड़ता है एक तरह से। तो हम फिजिक्स में प्रयास करेंगे हम कम से कम फार्मूला को याद करें, जहाँ तक पॉसिबल हो फार्मूला को नहीं याद करें। हाँ, जहाँ एक्सट्रीम के मतलब पॉसिबल हो कि ओके ठीक है फंडामेंटल फार्मूला है उसको हम याद कर लेंगे। और जब हम मास्टर कर लेंगे एक तरह से फिजिक्स में, जब हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएगी, तब हम ऑब्वियसली फार्मूला को याद कर सकते हैं क्वेश्चन को कभी कभी फास्ट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अननेसेसरी फार्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ ऑन इंक्लाइन प्लेन। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करो जैसे मैंने मेथड बताया था, ठीक है। अब देखो ये इसमें सारा कुछ पूछ दिया है। इसमें आपसे पूछा है कि एक बॉडी को फेंक दिया गया 100 मीटर पर सेकेंड से और 37 डिग्री एंगल पे, दोनों एंगल 37 डिग्री है आपकी, थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू।
और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब देखो कितना मैं स्पीड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एक्स और वाई एक्सिस मान के, ठीक है, और क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं कॉम्पोनेंट ले लूँगा स्पीड का अलॉन्ग द इंक्लाइन। सो 100 cos 37, 100 cos 37 कितना हो जाएगा 80, और 100 sin 37 हो जाएगा 60, ठीक है। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, तो मैंने बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट का कंडीशन क्या होता है, y = 0 और y हमारी ut + ½ at²। सो u हमारी 60 है, तो 60 × t माइनस हाफ इंटू हमारा g का कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ, तो g इस डायरेक्शन में g cos 37 होगा। तो g cos 37 10 cos 37 हमारा 8 है और 10 sin 37 हमारा 6 है। अब देखो कितना आसानी से होगा 8 × t²। बस इसको आप 0 के इक्वेट कर दो, तो यह आ गया हमारा t × 60 - 4t = 0। सो t = हमारा 15 सेकेंड। अब देख सकते हो ये कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, हार्डली से 10 सेकेंड्स। इवन आप फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया 15 सेकेंड, तो ये 15 सेकेंड के बाद यहाँ पे टकराएगा। अब रेंज भी इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमसे पूछा है रेंज। अब ये 15 सेकेंड में टकराएगा तो हम रेंज निकालेंगे। रेंज = ut + ½ at²। स्पीड इंटू टाइम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो 80 × 15 ut + ½ at², सो -½ × 6 × 15², दैट्स इट, आ गया आपका। सो 15 8 जा हाउ मच, आई थिंक 120 होगा। 15 8 जा 120, सो 1200 - 3 × 15²। सो 1200 - 225 × 3 675। सो 675 और आप 1200 से घटा दो, 1200 - 675, तो आपका आंसर आ गया 525। सो 525 मीटर ये आपका रेंज आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट बी हो गया। अब देख लो रेंज भी लगभग 10 से 15 सेकंड्स में रेंज भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, वो किस वेलोसिटी से इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्राइक करेगा। अब देखो इसमें ध्यान से कि अब इसमें फॉर्मूला वगैरह इसकी रहती नहीं है, तो इसमें आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो एक तरह से आपको क्या करना है, जब ये स्ट्राइक करेगा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, तो स्ट्राइक करते समय इसकी 2 वेलोसिटी होगी। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। एक तो इसकी Vy होगी और इसकी Vx होगी। तो ये Vx और Vy ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये Vx और Vy कब होगी, इस टाइम पे 15 सेकेंड्स पे होगी। तो हम Vx कैलकुलेट कर लेते हैं। Vx क्या हो जाएगा u + 80, और u हमारी x डायरेक्शन में कितनी है, हमारी 80 है। तो 80 - 6 × 15, तो कितना आ गया, इसके ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा और नेगेटिव ही आया, तो ये हमारे पास है Vx हो गया u + 80, सो 10 मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो एक्चुअली ये इस डायरेक्शन में है। अब Vy कैलकुलेट कर लेते हैं। Vy हमारी u + 80 हो जाएगा, तो u हमारा है 60, सो 60 माइनस, और एक्सेलरेशन हमारा है 8, ठीक है। तो 8 × 15, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा ये 16 - 60 आ जाएगा, आई थिंक, यस, -60 मीटर/सेकेंड। अब वी स्ट्राइक आप निकाल सकते हो। वी स्ट्राइक क्या हो जाएगा, √of Vx² + Vy², आई थिंक मैंने सही किया है। अब इसको सॉल्व कर दो। अब 10² + 60², सो √of 3600 + 100, सो 3700, आपका आंसर आ गया 10√37 मीटर/सेकेंड। तो ये भी लगभग विदिन 1 मिनट ये क्वेश्चन बन गया आपका वी स्ट्राइक। अब आप एंगल ऑफ स्ट्राइक तो आप निकाल सकते हो, सिंपल एंगल ऑफ स्ट्राइक tan इनवर्स ऑफ Vy/Vx। तो एंगल ऑफ स्ट्राइक आप निकाल सकते हो। सपोज हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारी
10 है, 10 इस डायरेक्शन में है और ये हमारा 60 इस डायरेक्शन में, तो एंगल कुछ इस तरह से ऐसे मतलब स्ट्राइक कर रहा है थीटा। सो थीटा इज tan इनवर्स y/x, सो 60 बाई आप 10 कर दो, सो tan इनवर्स 6 हो गया। इंक्लाइन प्लेन से इस डायरेक्शन में एक तरह से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो अभी एक्चुअली ये एंगल ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे आया, तो मतलब ये हमारे डेटा पे डिपेंड कर सकते हैं हमने किस तरह के डेटा लिए हैं। मैंने रैंडमली ले लिया था 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब एक और क्वेश्चन थर्ड हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस पर बेस्ट एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था 50 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका डाउन द इंक्लाइन प्लेन और एंगल 37 दिया हुआ है और आपको निकालना है यही टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और वी स्ट्राइक। तो चलिए क्विकली मैं टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कैलकुलेट कर देता हूँ आपको जल्दी से। तो आपको क्या करना है, आपको सेम इसकी कंपोनेंट सबसे पहले निकालनी है। तो इसकी कंपोनेंट इस दो डायरेक्शन में क्या होगी, 50 sin 53, सो 50 sin 53 और 50 cos 53। इसकी अब वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 53 होता है हमारा 3/5, सो ये हमारा 30 आ गया और ये हमारा 40 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर और उसको 0 करना है। तो u हमारा है इस डायरेक्शन में। आप डायरेक्शन आप इसको एज्यूम कर सकते हो, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में इसको मैं पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा 30 है, सो 30 और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, सो 30t प्लस ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। सो 30t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, तो ओके, मैं y 30t नहीं लिख रहा था, मेरे को 40t लिखना पड़ेगा। सो 40t माइनस हाफ इंटू, अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आप ध्यान से देखोगे तो ये 10 लग रहा है और ये एंगल हमारी होगी 37, सो 10 cos 37, सो 10 cos 37 हो जाएगा आपका 8 और इस डायरेक्शन में 6 हो जाएगा। सो माइनस 8 इंटू टी स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 40t माइनस 4t स्क्वायर। सो 4t इक्वल्स टू 40, सो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। सो ये 10 सेकेंड के बाद ये स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। अब चलिए रेंज, आप ये 10 की वैल्यू डाल दो तो आप रेंज भी निकाल सकते हो। रेंज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। बस यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में है। तो आप वो क्या ले सकते हो यहाँ पे, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर और u हमारी 30 है, सो 30 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 10 नहीं है, हाफ इंटू 6 इंटू 10 स्क्वायर, बस आपका रेंज आ गया। तो रेंज हमारा आ गया 300 प्लस 3 इंटू 100, सो 600 मीटर। ऐसे वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 10 सेकेंड के बाद ये किस वेलोसिटी स्ट्राइक करेगी, ये कुछ ऐसा स्ट्राइक करेगा, हमने ऐसे ही फेंका है। तो इस पर Vy होगी और इसकी Vx होगी। चलिए, तो ये Vx होगा। तो Vx 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ ही रही है, तो मैं 30 ले देता हूँ। 30 प्लस ये 30 है ना, ओके, 30 प्लस 6 इंटू 10, सो हमारा आ गया 90 मीटर पर सेकेंड। और Vy की मैं बात करूँ, सो Vy ut प्लस हाफ टी, आई मीन v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो हमारा 40 माइनस 8 इंटू 10, सो हमारा माइनस 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ऐसे कुछ स्ट्राइक करेगा। तो ये आप एंगल भी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी स्ट्राइक आपकी ये आ गई। अब वी स्ट्राइक वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, वी स्ट्राइक वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं मैं लिखता हूँ क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में है। तो वी स्ट्राइक डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करता हूँ रूट ऑफ 90 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा प्रॉब्लम्स ऑन इंक्लाइन प्लेन बेसिकली ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए, अब आगे के लेक्चर में हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की, मोशन इन प्लेन में वो आता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।